हे एवरीवन, वेलकम टू बायो विज़र्ड। आपका स्वागत है हमारे एक और एजुकेशनल वीडियो में। तो अभी तक हम बात कर रहे थे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी और हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करा था न्यूक्लिक एसिड पे। तो हमने अभी तक न्यूक्लिक एसिड में ये बात करा था कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं। फिर हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। फिर हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी नेमिंग्स हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें किस किस तरह के बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देख ली थी और आज हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि आगे जो न्यूक्लिक एसिड का और भी पार्ट बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं कैसे न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमराइज होकर बनते हैं। फिर हम डीएनए के बारे में कुछ पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में तो वो आते ही आते हैं। और फिर हम बी डीएनए, जेड डीएनए इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पॉलीमराइज कैसे होते हैं। लाइक हमने लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू पॉलीमराइज होते हैं न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करने के लिए। तो जो हमारा हमने जो इसके लिए बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो अभी तक हमने लाइक लास्ट स्लाइड में देखा कि जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना उसमें दो ही लिंकेज होते हैं। यहाँ पे दो ही लिंकेज होंगे। एक तो आपको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है जो नाइट्रोजिनस बेस को लिंक करता है शुगर से। दूसरा फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है जो कि शुगर को फॉस्फेट से लिंक करता है। और जो यहाँ पे थर्ड वाला लिंकेज है ना, ये थर्ड वाला, ये पॉलीमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो। पॉलीमराइजेशन जो होता है उसके लिए ये लिंकेज होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है और अटैच होकर कैसे वो पॉलीमराइज करके न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए बनाते हैं या फिर आरएनए बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बनाए हुए हैं। तो ये आपका सपोज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और ये दूसरी स्ट्रैंड है। आप इसको ऐसे देखना कि एक डीएनए है, इसके दो स्ट्रैंड होते हैं ना, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। तो एक स्ट्रैंड को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक स्ट्रैंड यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये नाइट्रोजिनस बेस है जिसके बीच में आपका स्टैक बनता है, बॉन्ड बनता है, जो कि एक दूसरे से लैडर को अटैच करते हैं दोनों स्ट्रैंड को। तो अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे से अटैच करने को दिखाऊँ, तो अगर मैं बात करूँ कि शुगर का, सबसे पहले आप शुगर को देखो, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। तो जो थर्ड कार्बन है ना इस पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का, उसका जो OH है इस फॉस्फेट के जो OH है इससे इंटरेक्ट करता है। इससे इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाता है, यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज होता है और यहाँ पर एक लिंकेज बनता है। कौन सा लिंकेज बनेगा आप सोच सकते हो। देखो यहाँ पे क्या था, OH था, यहाँ पे भी क्या था, OH था। ये दोनों यहाँ से रिमूव होंगे तो H2O रिमूव हो जाएगा और H2O रिमूव होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन आ जाएगा और इस कार्बन से वो डायरेक्ट अटैच होगा। तो अब देखो इस वाले लिंकेज को हमने क्या बोला था, कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट। ये हमारा लिंकेज क्या है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट। तो ये भी क्या है, ये भी जो हमारा है ये लिंकेज, ये भी है फॉस्फोएस्टर लिंकेज। और ये जो है सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड का, तो ऑलरेडी पहले से ही एक न्यूक्लियोटाइड का जो बॉन्ड होता है उसने फॉस्फोएस्टर कैरी कर रखा है, फॉस्फोएस्टर पहले से ही कैरी कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जो अटैचमेंट है इसमें दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये हमारा हो गया फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच कराता है। सिमिलरली यहाँ का जो ऑक्सीजन होगा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में वैसा ही होगा, ये ऑक्सीजन अटैच होगा, ये कार्बन, यहाँ पे भी एक बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इस तरह से आपका पॉलीमराइजेशन होता है वाया फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आप एक और चीज़ ध्यान देना कि जो पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर अगर देखो तो मैंने जैसे शुगर की नंबरिंग करी थी
ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। तो जो फिफ्थ कार्बन से ये फॉस्फेट अटैच है ना, तो ये 5' टर्मिनल कहलाता है। ये आपका हो जाएगा 5' टर्मिनल। और यहाँ पे ये जो शुगर था, ये शुगर जो का ये थर्ड पोजीशन था, इससे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ पोजीशन पे फॉस्फेट था और इसके थर्ड पोजीशन से नेक्स्ट वाला अटैच हो रहा था, ये 3' OH था। तो ये किधर जा रहा है, 5' to 3'। ठीक है, इस 3' से वापस से क्या कौन सा अटैच हुआ है, एक फॉस्फेट अटैच हुआ है टू फॉर्म फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। वो फॉस्फेट किससे अटैच है, फिफ्थ कार्बन से। तो ये फिर से फिफ्थ यहाँ पे पोजीशन है और फिर से यहाँ का जो थर्ड कार्बन है ना, ये फिर यहाँ पे आ रहा है। तो फिर से किधर जा रहा है, ये 5' to 3'। तो इस तरह से जो पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन होता है ना न्यूक्लियोटाइड्स का टू फॉर्म DNA, तो ये आपका 5' to 3' डायरेक्शन होता है। इसी को हम 5' to 3' बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, बस उन्हें ये पता है 5' to 3' होता है, बट एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि ये 5' to 3' है क्या। तो 5' जो है ना, वो कार्बन का पोजीशन बताता है जिससे फॉस्फेट अटैच है, और उसी न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड पोजीशन पे कार्बन है वो अटैच कर रहा है अपने OH के थ्रू। उसका जो फ्री OH है 3' पोजीशन पे, वहाँ पे एक नया फॉस्फेट आके अटैच हो रहा है अपने न्यूक्लियोटाइड को अटैच करने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन जा रहा है वो 5' to 3' जा रहा है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इसको मैंने बता दिया, नेक्स्ट स्टैंड का क्या। तो नेक्स्ट स्टैंड में भी ऐसा ही होगा। ये देखो आपका ये 5' पोजीशन है, ये 3' OH वाला ग्रुप है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, H2O रिमूव होगा और यहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाएगा। तो ये भी एक तरह से 5' to 3' करेगा, अटैचमेंट करेगा और ये पॉलीमराइज कर लेगा। और हम बात करें कि यहाँ पे मैंने दोनों स्टैंड के बीच में एक गैप दिखाया हुआ है। तो ये गैप जो होता है, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इनको नाइट्रोजनस बेस की जगह कुछ और लिखूं, लाइक सपोज ये एडिनिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है थाइमिडिन, यहाँ पे T है। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ठीक है, और अगर ये इन केस अगर आपका ये गुएनिन होता, तो गुएनिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री करता है और इसके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते। तो इस तरह से आपका एक DNA जो होगा वो बनते जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड से। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 5' to 3' डायरेक्शन में अटैच होते जाएगा और एक स्टैंड बनाएगा। और एक स्टैंड जो होता है वो दूसरे स्टैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है। सपोज ये वाला मेरा एक स्टैंड है, ठीक है, ये एक स्टैंड बन रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा चौथा ऐसे आते आके एक स्टैंड बनाया। अब ये एक स्टैंड का न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेस है वो ऐसे दूसरे न्यूक्लियोटाइड से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो दूसरे लैटर से दूसरे स्टैंड से अटैच होके एक पूरा मेरा DNA बनाता है। ऐसे अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो आप ये देखो, जैसे मैंने मेंशन करा था कि ये मेरा क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर है। तो ये फॉस्फेट क्या है, 5' है और ये जो यहाँ पे पोजीशन है ना ये 3' OH है। फिर यहाँ पे 5' वाला फॉस्फेट आया हुआ है, ये 5' to 3'। फिर यहाँ पे 3' वाला, देखो ये 3' वाला शुगर यहाँ पे, ये 3' वाला शुगर, तो ये 5' to 3'। तो ऐसे ही ये तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि 5' to 3' ये आपका पॉलीमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड स्टैंड है, इसका भी 5' to 3' जा रहा है। कैसे जा रहा है वो आप समझ सकते हो कि ये 5' पोजीशन पे फॉस्फेट है, ये 3' वाला ऑक्सीजन है, ये फिर 5' वाला फॉस्फेट है, ये 3' वाला ऑक्सीजन ग्रुप है, OH ग्रुप है। तो ये ऐसे ही 5' to 3' OH जाते रहेगा, पॉलीमराइजेशन होते रहेगा। और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है मेरे, एक नाइट्रोजनस बेस दूसरा नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा। ये आपका DNA का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये DNA है। DNA में मैंने इसको एक जूम इन करा हुआ है एक सेक्शन को, और जूम इन करके यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे वहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच है, उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस डायग्राम के थ्रू बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये 5' फॉस्फेट है, ये मेरा 3' OH है, ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट है, ये फोर्थ है। तो ये बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ गया होगा।
तो अब हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है डबल हेलिक्स वाला, उसके बारे में हम बात करेंगे और कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ से बहुत ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं पिच या फिर हेलिक्स लेंथ। तो ये पिच और हेलिक्स लेंथ जो होता है वो होता क्या है एक्चुअली में? तो जो पिच होता है ना वो एक्चुअली में 1 टर्न होता है। जो डीएनए सपोज यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ से सपोज ये डीएनए चलता है और ये हाफ टर्न हुआ यहाँ तक, और जब ये पूरा एक टर्न कंप्लीट करता है तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है ना, इसी को बोलते हैं पिच। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो एक डीएनए का जो टर्न हुआ ये हुआ हाफ टर्न और ये हुआ आपका फुल टर्न। तो जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होता है इसे हम बोलते हैं पिच या फिर हेलिक्स लेंथ। तो पिच इज़ व्हाट? पिच इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय डीएनए इन 1 टर्न। एक टर्न जो होता है उसमें जो डीएनए जो होता है कितना डिस्टेंस कवर करता है वो पिच या फिर हेलिक्स लेंथ होता है। तो अगर हम बात करें ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका 360 डिग्री ये रोटेट करता है, मतलब 360 डिग्री जितने में वो मूव कर जाता है वो उसका पिच या फिर हेलिक्स लेंथ होता है। अब हम बात करें कि जो ये पिच जो होता है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं। तो एक पिच जो होता है ना, इन 1 पिच, ये आप याद रखना इम्पॉर्टेंट है, इन 1 पिच जो बी डीएनए हमारा होता है, मतलब मोस्ट स्टडीड डीएनए बी डीएनए है, और नॉर्मली हम हमेशा इसी की बात करते हैं जितने भी पैरामीटर्स होते हैं। तो इन बी डीएनए जो होता है ना उसमें एक पिच में इन 1 पिच नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जो बेस पेयर्स होते हैं ना वो 10 होते हैं। मतलब 1 बेस पेयर, फिर 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, ऐसे 10 बेस पेयर्स जो होते हैं वो एक पिच में होते हैं। लाइक सपोज ये 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 10 बेस पेयर्स जो होते हैं ना उनका स्टैक होता है इन 1 टर्न ऑफ डीएनए, जो पिच हमारा लेंथ होता है। और ईच स्टैक जो होता है, ये स्टैक हमारा हुआ और ये स्टैक, इन दोनों के बीच में जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैक होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डिस्टेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पेयर्स, जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस पेयर्स हैं एक और दूसरा जो उसके वर्टिकल में आता है स्टैक, उसके बीच जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आपको यहाँ से पिच और हेलिक्स लेंथ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? तो आप लिख सकते हो कि हेलिक्स लेंथ जो होगा, पिच हमारा वो क्या होगा एक्चुअली में, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 1 टर्न, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन 1 टर्न, एक टर्न में हमारे कितने बेस पेयर्स आ रहे हैं, इनटू ईच बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन ईच बेस पेयर्स। तो हर बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है इनटू नंबर ऑफ कितने हैं। अगर मैं इसके बात करूं तो एक के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और इसमें 10 है, तो टोटल कितना ये हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 34 एंगस्ट्रॉम। कैसे होगा? नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे 10 एंड ईच डिस्टेंस कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम। जो आपका पिच और हेलिक्स लेंथ जो होता है बी डीएनए का वो एक्चुअली में कितना हो जाएगा आपका 34 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बात करें कि ईच स्टैक जो होता है वो कितना डिग्री टर्न करता है, देखो 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 10 बेस पेयर्स हैं, वो कितना डिग्री मूव कर रहे हैं 360 डिग्री, क्योंकि ये 1 टर्न हो रहा है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि ईच एक स्टैक के बीच में कितना वो टर्न कर रहा है, तो 360/10 हो जाएगा, 360/10 इज इक्वल टू 36 डिग्री। मतलब ईच बेस पेयर्स
ईच बेस पेयर जो होता है वो कितना डिग्री मूव कर रहा है, 36 डिग्री। और ऐसे ही 10 बेस पेयर जो होते हैं वो मूव करके कितना डिग्री बना रहे हैं, 360 डिग्री। तो ये सारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो आपको याद रखना होगा। अगर मैं आपको इसमें बता के समझाऊँ तो ये हमारा था जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये डिस्टेंस जो है हमारा, ये जो डिस्टेंस है, एक बेस पेयर, सपोज ये एक बेस पेयर है और दूसरा बेस पेयर ये है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही 10 बेस पेयर्स हैं, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 10 जो है 10 मिल के बना रहे हैं हमारे एक पिच लेंथ बना रहे हैं। और ये कितना डिग्री हो जा रहा है, कितना लेंथ हो रहा है, 34 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। और ईच स्टैक के बीच में कितना लेंथ है, 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और आपको एक चीज़ और भी याद रखनी है कि जो यहाँ पे एक डायमीटर है डीएनए का, ये जो है ना इसे डीएनए का डायमीटर बोलते हैं। एक स्ट्रैंड और दूसरे स्ट्रैंड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और ये डायमीटर आपका होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे जो डायमीटर है, अब याद रखना, जो डायमीटर है ऑफ BDNA, मैं BDNA इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये BDNA ही होता है। DNA और भी तरह के होते हैं, A B Z, लेकिन आपको जो मोस्ट स्टडीड है और जो नॉर्मली हम जिस DNA की बात करते हैं वो BDNA नहीं होता है। तो अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर आपका कितना है, यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है हमारे DNA का। अगर मैं आपको बात करूं एक और चीज़ की जो इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप्स बन रहे हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं ना वो डिप्रेशंस होते हैं। डिप्रेशंस लाइक देखो आप यहाँ पे, मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि एक ग्रुप ये बन रहा है, ये डिप्रेशन बन रहा है, ये और एक ग्रुप जो होता है वो ये बन रहा है, यहाँ पे इतना सारा डिप्रेशन है। और एक जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन है। तो इसी को हम ग्रुप्स बोलते हैं। यहाँ पे एक ये ग्रुप हुआ, ये वाला पार्ट, और एक ये ग्रुप हुआ बड़ा वाला पार्ट, तो उसे बोलते हैं माइनर ग्रुप एंड मेजर ग्रुप। तो माइनर ग्रुप जो होता है ना वो आपका उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है, ये होता है 12 एंगस्ट्रॉम, 12 एंगस्ट्रॉम। और जो मेजर ग्रुप होता है उसका डिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है 22 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि माइनर ग्रुप जो होता है, माइनर ग्रुप जो होता है वो होता है 12 एंगस्ट्रॉम, एंड मेजर ग्रुप जो होता है, मेजर ग्रुप जो होता है वो होता है आपका 22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और मैं आपका लिखूं जो क्या था, ईच स्टैक के बीच में, ईच स्टैक ऑफ बेस पेयर्स के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एंड हेलिक्स लेंथ जो होता है, हेलिक्स लेंथ या फिर जो हमारा पिच है वो हमारा कितना हुआ था, 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं डीएनए के जो आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही आपको पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल वे में भी आपका पूछ लेते हैं। तो ये आपका हो गया BDNA जितने भी पैरामीटर्स हैं उसके बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए होते हैं ना वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है राइट हैंडेड डीएनए और एक होता है लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो वो क्या होते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो डीएनए हम होते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं कि डीएनए जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो राइट हैंडेड डीएनए और दूसरा लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके समझाऊं कि राइट हैंडेड और लेफ़्ट हैंडेड क्या होता है, तो मेरे आप देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये गया ऐसे ऐसे जी। तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड डीएनए। क्यों? क्योंकि मैं इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा हूँ। आप देखो ध्यान से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ट्विस्टिंग हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंडेड डीएनए। वहीं मैं अगर लेफ़्ट हैंडेड डीएनए की बात करूं तो वो ऐसे जाता है। इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो मैंने क्या करा है, ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
आप ध्यान से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये डिफरेंस मेजर होता है राइट हैंडेड डीएनए का और लेफ्ट हैंडेड डीएनए का। तो आप लिख सकते हो कि जो राइट हैंडेड डीएनए होता है उसमें क्या होगा आपका क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो रही है, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग या फिर क्लॉकवाइज कॉइलिंग हो रही है। और जो इसके एग्जांपल हैं वो होते हैं ए डीएनए, बी डीएनए जो हमारा मोस्ट स्टडीड है। तो हमारा बी डीएनए भी कैसा डीएनए है, राइट हैंडेड डीएनए है। एंड दूसरा सी डीएनए और डी डीएनए भी जो होता है, ये सारे डीएनए टाइप्स जो होते हैं ये क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग करते हैं और ये जो होते हैं राइट हैंडेड डीएनए होते हैं। और इसका जो बेसिक यूनिट होता है, आप एक टर्म यहाँ पे और भी याद रखना कि यहाँ पे जो बेसिक यूनिट होता है जो भी हमारा राइट हैंडेड डीएनए हो वो होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड कहने का ये मतलब है कि एक बार एडेनिन आएगा, फिर गुआनिन, फिर साइटोसिन, ऐसे जो होते हैं वो अल्टरनेट रिपीट करते हैं। लाइक एक के बाद रैंडमली दूसरा आ जाएगा। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि एडेनिन के बाद हमेशा गुआनिन आएगा, फिर एडेनिन गुआनिन 2 न्यूक्लियोटाइड जो है रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ही न्यूक्लियोटाइड मतलब रैंडमली वो आते जाएंगे। ए बी मतलब ए भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, सी जी। तो ऐसे इसको जो बोलते हैं वो मोनोन्यूक्लियोटाइड हमारा यूनिट है। वहीं पे जो जो हमारा लेफ्ट हैंडेड डीएनए है उसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो रही है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हो रही है, अगर हम बात करें कि जो हमारा इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो अक्सर पूछा जाता है आपसे, जेड डीएनए। देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टडीड डीएनए और जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है बी डीएनए। और सेकंड में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है, वो होता है जेड डीएनए। तो आप 2 डीएनए जो होते हैं ना, इनका आप ध्यान रखना, बी डीएनए और जेड डीएनए, इन दोनों का। सबसे ज़्यादा बी डीएनए, फिर उसके बाद जेड डीएनए के भी कुछ पैरामीटर्स आप याद रखना। तो जो जेड डीएनए जो होता है ना, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो रिपीटिंग यूनिट होता है ना, इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो मोनोन्यूक्लियोटाइड ना होकर डाई न्यूक्लियोटाइड होता है। डाई न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा डीएनए है जिसका जो रिपीटिंग और बेसिक यूनिट जो होता है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। तो आपको याद रखना होगा कि सिर्फ जेड डीएनए ही होता है जिसका बेसिक रिपीटिंग यूनिट जो होता है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एक बार आपका जैसे यहाँ पे हमारा था कि या तो प्यूरिन आएगा, फिर भी प्यूरिन आ सकता है, फिर पायरिमिडीन आ सकता है, फिर मतलब प्यूरिन भी आ सकता है, पायरिमिडीन भी आ सकता है। मतलब पायरिमिडीन दोनों एक साथ आ सकते हैं। पर यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर हमेशा प्यूरिन के बाद पायरिमिडीन आता है, फिर प्यूरिन आता है, फिर पायरिमिडीन आता है, फिर प्यूरिन आता है, फिर पायरिमिडीन आता है। मतलब प्यूरिन पायरिमिडीन जो होते हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्यूरिन के साथ प्यूरिन होगा, प्यूरिन फिर पायरिमिडीन होगा, ऐसा नहीं होता है। प्यूरिन पायरिमिडीन तो ऐसे ये रिपीट करते हैं। इसलिए इनका जो बेसिक यूनिट जो होता है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो बी डीएनए होता है और जेड डीएनए होता है, ये दोनों ही डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी डीएनए और जेड डीएनए जो होते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं। लाइक हमेशा एग्जाम्स में आते हैं ये चीज़ें। तो बी डीएनए जो होता है, अगर हम बी डीएनए की बात करें तो बी डीएनए जो होता है उसका जो पिच होता है, पिच जैसे कि मैंने बात करा पिच लेंथ की, एक टर्न में लेंथ कितना होता है, तो बी डीएनए जो होता है उसका पिच लेंथ होता है 34 एंगस्ट्रॉम। एंड नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, जो एक पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं, हमने बात करा था कि इसमें 10 होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, जो एडजेसेंट बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। और फिर हमने डायमीटर की भी बात करी थी कि डायमीटर जो होता है इसका कितना होता है, हमारा 20 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है।
वही अगर हम बात करें कि जो हमारा ZDNA होता है, जो हमारा स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ DNA है, उसकी जो पिच होती है तो उसकी पिच होती है 45.6 एंगस्ट्रॉम। 45.6 एंगस्ट्रॉम इसकी पिच होती है। मतलब जब ये एक टर्न कंप्लीट करता है उसमें इसका 45.6 एंगस्ट्रॉम जो होता है इसका लेंथ होता है। और नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, जो उस पिच का लेंथ है उसमें कितने बेस पेयर्स आते हैं, तो इसमें जो होते हैं 12 बेस पेयर्स आते हैं, 12 बेस पेयर्स। और क्योंकि ये रिपीटिंग मतलब ये इसका न्यूक्लियोटाइड का जो इसका बेसिक यूनिट है वो डाइमर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 6 डाइमर, 6 डाइमर होते हैं इसके नंबर पर टर्न में, या फिर 12 बेस पेयर्स आते हैं। मतलब 1 बेस पेयर ऐसे आता है, फिर 2 3 फिर 4 5 ऐसे करके जो टोटल इसमें 12 बेस पेयर्स आते हैं एक टर्न में। और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर जो होता है इसमें वो होता है 3.75 एंगस्ट्रॉम। एंड जो डायमीटर होता है ना वो होता है 18.4 एंगस्ट्रॉम। और आप ये चीज़ भी याद रख सकते हो कि जो हमारा ये थिनेस्ट DNA है, जो ZDNA जो होता है ना, ये थिनेस्ट DNA है। मतलब सबसे कम डायमीटर वाला जो हमारा DNA है वो ZDNA ही है। बाकी जितने भी DNA होते हैं B C D वो उनके जो डायमीटर होते हैं इससे तो ज़्यादा ही होते हैं। तो ये रहा अभी तक आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। सारा हमने न्यूक्लिक एसिड का पार्ट कवर कर लिया। हमने डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लिक एसिड होते क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी नेमिंग्स क्या होती है, प्यूरिन, पायरिमिडिन। हमने न्यूक्लियोटाइड्स में जितने भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करा। फिर हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कैसे पॉलीमराइज होकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 5' to 3' डायरेक्शन में जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके बारे में हमने बात करा। फिर हमने DNA के कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करा कि DNA जो होता है उसकी पिच क्या होती है, उसमें माइनर ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स, डायमीटर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करा। फिर हमने ये भी देखा कि राइट हैंडेड DNA, लेफ्ट हैंडेड DNA, दो टाइप के DNA जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देखना। फिर हमने ये भी बात करा था कि BDNA एंड ZDNA के कुछ पैरामीटर्स हैं और उनमें से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो आप वो जो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर आपका न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो एंड होता है। हमने सब चीज़ें न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर ली। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आगे हम पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम मोस्ट प्रोबेबली सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, मैं शायद वही पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।